हेलो स्टूडेंट, राधे राधे सभी लोगों को। और आप सब कैसे हैं? और मैं मनीष अग्रवाल आपको एक टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम अगले सेक्शन में आ चुके हैं, जिसमें मैं एप्लीकेशन मेडिसिन पढ़ाऊंगा आपको। तो एक एक फील्ड करके डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अपना एग्रीकल्चर के अलग अलग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अब मेडिसिन को डिस्कस करेंगे कि हम दवाइयों में मेडिसिन में क्या और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, आरडीएनए। पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेशन पर निर्भर है। रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को पढ़ रही है, समझा रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए बदला जा रहा है, जीन ऑल्टर करी जा रही है, अपने हिसाब से अपनी जरूरत के लिए लाई जा रही है, कहीं से किसी और में इंट्रोड्यूस करी जा रही है, एक्सप्रेस कराया जा रहा है डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए। जैसे हमें कोई कमी है, किसी की बॉडी में कोई कमी है, उस कमी को दूर करना है। वो कमी कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने इतनी सारी आपको कमियां बताई कि भाई टमाटर जल्दी पक जाता था, ये एक समस्या थी, एक कमी थी उसके अंदर, जो मेरे को अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है, मेरी नीड है। एक लार्ज स्केल पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है ना। डे टू डे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वातावरण में पेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी सर्दी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो रही है, नेचर चेंज हो रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, लगातार कुछ हो रहा है। मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? आप समस्या ये है, मेरे सर्वाइवल मेरे लिए थ्रेट हो गया है। चारों तरफ से ह्यूमन सर्वाइवल पर थ्रेट है। खाना, भोजन, पानी, एटमॉस्फेयर, हवा, जमीन, मिट्टी सब मेरे लिए यूजलेस होती जा रही है। यूजलेस इन द सेंस गंदी होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है, खराब होती जा रही है। कैसे चिंता रहेगा? मैनकाइंड कैसे जाएगी, कहां जाएगी? इसके लिए लगातार साइंटिस्ट इस पर डिस्कवरी करके समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एग्रीकल्चर में अलग अलग ऐप पर लगातार वर्क चल रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट खुले हुए इंडिया के अंदर जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं इन पॉइंट्स पर, कैसे मैं बिना कोई दवाई का छिड़काव किए, बिना ज्यादा कुछ छिड़खानी करे हुए पौधे के साथ में उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करे बिना कैसे उसको इंप्रूव करके अपने लिए और बेटर बना सकता हूं कि वो बेटर भी हो जाए, मेरी जरूरत भी पूरी कर दे और क्वालिटी भी खराब ना हो उसकी। तो मेडिसिन के अंदर हमने इस्तेमाल कैसे करा? थेरेप्टिक्स। थेरेप्टिक्स क्या होती है? जो अलग अलग मेडिसिन थेरेपीज जो होती हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं, कैंसर थेरेपी हो गई, और इसके अंदर जो है और तरीके की माइक्रोबियल डिसीजेस में थेरेपीज देते हैं। वो डिफरेंट थेरेपीज के अंदर इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल में। और डायग्नोस्टिक किट्स, आप देखिए डायग्नोस्टिक किट कितनी जल्दी इंडिया ने बनाई। कोरोना किट बनाई, डायग्नोस्टिक किट, इससे पहले से मौजूद डायग्नोस्टिक किट्स है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बेस्ड डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप करी जा रही हैं, जिसमें हम डीएनए सीक्वेंस कर लेते हैं, है ना। तो पढ़ा होगा ना आपने कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, कि हम पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ब्लड सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन सैंपल ले रहे हैं, स्पूटम ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जब तक बीमारी बढ़ जाती थी बॉडी में। टेस्ट 3-4 दिन के अंदर बैक्टीरिया और वो माइक्रो बॉडी फैल जाता था, जब तक आपका टेस्ट रिजल्ट आता था कि भाई ये समस्या निकल कर आई है, ये हुआ है इस व्यक्ति को। उससे पहले तो वो फैल गई पूरी बॉडी में। तो अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस शुरू हो गई। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या, हल्का सा बस डीएनए सीक्वेंस हो जाता है, थोड़ा सा पता करके तुरंत पता लग जाती है, उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके उसके सीक्वेंसिंग देख लेते हैं कि भाई इसको कौन सी बीमारी हुई है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पैथोजन है, क्या समस्या है। ऐसे ही ये डायग्नोस्टिक किट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स, दवाइयां, है ना। अब दवाइयां केमिकल सोर्सेज से आ रही है, नुकसान करती हैं। चाइना से मंगाते थे, जो बेस मटेरियल होता है वो हम चीन से मंगाते थे। तो कहीं ना कहीं हम उसको नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों पर डाल रहे हैं और नेचर फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। हमारी जो इम्यूनिटी है वो उस ड्रग्स को हमारी एक्सेप्ट कर ले, नुकसान भी ना करे, साइड इफेक्ट भी ना हो। आप देखो कोई दवाई आप खाते हो तो सबके साइड इफेक्ट लिखे होते हैं पत्ते पर, नेट पर सर्च कर लो, कोई भी दवाई उठा के देख लो आप, उनको साइड इफेक्ट
लिखने होते हैं मजबूरी में कंपनी को, लेकिन होते उससे ज्यादा हैं। लॉन्ग रन में आप दवाइयाँ लेते रहते हैं। कुछ दवाइयाँ तो चिपक गई, डायबिटीज की, बीपी की। आजकल तो लोग फैशन बना लिया दवाई लेने का, वेट कंट्रोल के लिए दवाई ले रहे हैं। कुछ ना कुछ बस अपनी मूल असली चीज जो नेचुरल है वो नहीं खानी, बाकी सब खानी है दिन भर जबरदस्ती। तो क्या होगा, ऐसे में रिकॉम्बिनेंट ड्रग इसमें हेल्प कर सकती है कि जो कि यूजलेस चीजों को हटाएगी और यूजफुल चीजों को इसमें हम डालेंगे, और ये नेचर के साथ में और हमारी बॉडी के साथ में एसिमिलेट करने वाली होगी। रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स बना रहे हैं, है ना, इसको तो डिस्कस करेंगे। इंसुलिन को भाई ये बहुत जरूरी चीज है, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज होने वाली है, तो इतना इंसुलिन कहां से लाएंगे भाई हम? तो पहले इंसुलिन कहां से आता था, जब ज्यादा डायबिटिक लोग नहीं होते थे। अब देखो ये सारी समस्या भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जब से पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई हमने डालना शुरू करा है, फर्टिलाइजर, जब से लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या शुरू हो गई और साथ में बीमारियां शुरू हो गई, तो डायबिटीज हो गई। अब डायबिटीज में इंसुलिन की थेरेपी यूज करते हैं। अब इंसुलिन भाई कहां से लाओगे? जो एनिमल स्लॉटर करे जाते थे, है ना, गाय भैंस पिग वगैरह, उनको स्लॉटर करके उससे निकाल लेते थे। कितना इंसुलिन निकालोगे? कितने स्लॉटर हो रहे हैं अब, और उसको स्टोरेज करना। फिर उसका दूसरी बात कि वो इंसुलिन जो निकलता था वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता था, बॉडी रिजेक्ट कर देती थी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, टी सेल इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में, और बहुत सारी केसेस में वो रिजेक्ट कर देती है। एनिमल इंसुलिन बॉडी के ऊपर काम नहीं करती, मजबूरी में देना पड़ता है। तो एक बीमारी सही करने के चक्कर में दूसरी बीमारी लगा ले हम। तो डॉक्टर्स ने ये सोचा, साइंटिस्ट ने, कि भाई इसको इंसुलिन को नेचुरल तरीके से कैसे बनाया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर अभी नई फील्ड और डिस्कवर हो रही है, और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में सर्जरी के अंदर जो रोबोटिक सर्जरी एक नया कंसेप्ट आया है। रोबोटिक सर्जरी, रोबोट सारे काम कर रहे हैं। उसमें कैसे हम एलाइड फील्ड कहलाती है, इनको इंटीग्रेट करके कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके और मेडिसिन में क्या इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। जैसे कार्डियक सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी होती है ना, ये बहुत एक क्रिटिकल सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, है ना, ब्रेन सर्जरी होती है। कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेडिसिन की फील्ड में। तो ये हमारा एक एरिया ऑफ वर्क है जिस पर अभी अपन को काम करना है। मेन अब इसमें हम इंसुलिन को समझाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन जो है कैसे बनती है और कैसे इसके बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको हम समझेंगे। हाँ भाई, तो देखो मैं ये समझा रहा था आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि इंसुलिन के अंदर हमने कैसे तरक्की करी। एक बहुत बड़ी एक जीत है ये हमारी मैनकाइंड के लिए, बहुत बड़ा तोहफा है कि इसको हमने कैसे फॉर्मेशन किया। इंसुलिन की पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि इंसुलिन बॉडी के अंदर बनता कैसे है, और इंसुलिन की समस्या हमारे साथ क्या थी। हमारे पास इंसुलिन जो हम ले रहे थे अब तक, एनिमल इंसुलिन ले रहे थे, वो बॉडी रिजेक्ट कर रही थी। रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है? इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, वो आदमी बीमार बना रहेगा, परेशान बना रहेगा, बुखार बना रहेगा, कुछ ना कुछ अनईजीनेस बनी रहेगी। तो यानी कि इंसुलिन लेने से पहले वो डायबिटीज से ग्रसित था, और इंसुलिन लेने के बाद अब वो एक बीमारी उसको और हो गई, उसकी इम्यूनिटी उसको दिक्कत कर रही है। सॉल्यूशन का नहीं, इलाज डायबिटीज का जो हुआ होगा, जो उसने असर किया होगा इंसुलिन ने, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग रन में उसकी सेहत खराब कर रहा है भाई। उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि वो अदर सोर्सेज का इंसुलिन है, एनिमल इंसुलिन है, बॉडी रिजेक्ट कर रही है उसको। फिर इतना इंसुलिन हम लाएंगे कहां से? इतने डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं इंडिया, भारत के अंदर, दुनिया भर में, इतनी इंसुलिन हम कहां से लाएंगे? तो समस्या को लॉन्ग रन में कैसे सॉल्व करा जाए, दूरदृष्टि रख के उसको सॉल्व करा जाए, दूर की सोच के ये फाइनल सॉल्यूशन निकाले कि एक तो इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट ना करे, बहुतायत में, मेजॉरिटी में हमारे पास प्रचुर मात्रा में वो अवेलेबल हो जाए,
उसकी पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उसका इस्तेमाल आसान हो जाए, ठीक है ना, और इजीली अवेलेबल हो। कोई चीज ज्यादा होगी तो सस्ती बिकेगी, है ना। जैसे आपको मालूम है ना, पहले फोन आते थे मोबाइल फोन की कॉल 80-80 90 रुपए की होती थी, क्योंकि कम होते थे, मोबाइल कंपनियां कम थी। अब ज्यादा होगी तो सस्ती होगी। तो ऐसे ही अब इंश्योरेंस सस्ता है, मार्केट में मिलता है, आप ले लो आराम से, पर वो नुकसान भी नहीं कर रहा। तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी इंसुलिन कैसे बनाती है? जो हमारे पैंक्रियास के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा बीटा, हम बीटा सेल की बात करेंगे, ठीक है। पैंक्रियास का आपको बता दूं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पोर्शन होते हैं। एंडोक्राइन जो हिस्सा होता है वो हार्मोन बनाता है, और एक्सोक्राइन जो हिस्सा होता है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। और ये मात्र 1 से 2% ही होता है जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पूरे पैंक्रियास का, 1 से 2%। उसी में वो 3 प्रकार के हार्मोन बनाता है, 3 हार्मोन बनाता है, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन और इंसुलिन, 3 हार्मोन बनाता है। अभी आपके कोर्स में आपको इंसुलिन समझना है कि इंसुलिन बॉडी कैसे बनाती है। तो सबसे पहले बीटा सेल एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन यानी कि इसकी इमेच्योर फॉर्म है ना। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, फिर बड़ा होता है, बड़े होकर फिर वो सारे काम करता है, बच्चे से कोई काम नहीं करते हैं, ऐसी प्रो इंसुलिन है। इनिशियली इस बीटा सेल ने इसको पैदा किया, बच्चा इंसुलिन कह सकते हो आप, प्रारंभिक फॉर्म। अब इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। आपको ये बात मालूम है कि हार्मोन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड की बनी होती है। अब इसमें 3 चेन है, 3 चेन है इस पूरे प्रो इंसुलिन के अंदर, 3 चेन है आपस में जुड़ी हुई है। चेन ए, चेन बी, चेन सी, बी ए सी, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सी चेन में 33 एमिनो एसिड होते हैं, ए चेन में 21 एमिनो एसिड होते हैं, बी चेन में 30 एमिनो एसिड होते हैं। टोटल प्रो इंसुलिन में 84 एमिनो एसिड होते हैं, 84 एमिनो एसिड प्रो इंसुलिन के अंदर होते हैं। ये प्रो फॉर्म है, बॉडी के अंदर सबसे पहले ये बनती है। अब क्या होता है, उसके बाद में जब ये मैच्योर इंसुलिन की तरफ अब आके इसमें डेवलपमेंट होगा, चेंजेस होगा। भाई छोटा है, बच्चा है, बड़ा भी तो होगा, बड़ा होगा तो उसमें जिम्मेदारी डाली जाएगी कि भाई अब तू काम कर, आ जाएगा। काम तो इंसुलिन करता है, प्रो इंसुलिन काम नहीं करता। प्रो इंसुलिन उसकी प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रो इंसुलिन बन गया, उसने इंसुलिन को बनाया। इंसुलिन बनाने में क्या होता है कि सी चेन रिमूव हो जाती है, सी चेन रिमूव हो जाती है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेच। ये हट गया, सी चेन हट गई, देखो ये काले रंग की ए चेन और ये हरे रंग की बी चेन बची रहेगी। बाद में इनको बॉन्डिंग होती है, इनमें डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ये दोनों को जोड़ देते हैं। ए और बी चेन मैच्योर इंसुलिन में होती है। ये मैच्योर इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एमिनो एसिड इसके अंदर रहेगा 30 और 21, 30 और 21 कितने हुए 51 एमिनो एसिड, 51 एमिनो एसिड इसमें बचे रह गए। तो कोई ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि इमेच्योर इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं और मैच्योर्ड इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं। मैच्योर्ड इंसुलिन के अंदर 2 खास बात आ जाती है, सी स्ट्रेच हट जाता है, दोनों सल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिज से बॉन्डेड हो जाती है चेन। अब दोनों जब दो चेंज हो गए ना, सी स्ट्रेच हट गया और बॉन्ड हो गया, सी स्ट्रेच हट गया और बॉन्ड बन गया, और 51 एमिनो एसिड बचे रहेगा। दोनों में नेचुरल सी बात है, सी जब हट जाएगा तो जितनी चेन में एमिनो एसिड बचे होंगे वही बचे रहेंगे इसमें। अब समस्या ये है कि इस इंसुलिन को कैसे बनाएं, इस इंसुलिन को कैसे बनाएं। तो ये अब हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मैंने इंसुलिन कैसे बनाया, जहां पर कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इस इंसुलिन का फॉर्मेशन किया लैब में। नेचुरल था, चीज अननेचुरल नहीं बना रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल नहीं बना रहा हूं, केमिकल नहीं बना रहा हूं, बनेगा नेचुरल प्रोसेस से ही, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से बनेगा। और ये जो होगा हमारा, ये नेचुरल इंसुलिन होगा, बिना खराब के, बिना उसके किसी साइड इफेक्ट के, बिना पैकेजिंग की समस्या के। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था आपको कि इंसुलिन
कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारे पास इंसुलिन की कमी थी, उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहे हैं हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्क ऑफ एली लिली कंपनी आज हम पढ़ाएंगे आप। तो हमारे सामने क्या टॉपिक था कि हमारे पास इंसुलिन जो था वो नहीं था, और हम जो इंसुलिन यूज कर रहे थे वो था एनिमल इंसुलिन, और दूसरों स्थानिक बीमार होते चले जा रहे हैं लोग, संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो क्या करना है हमको इंसुलिन बनाना है। दूसरी बात, इंसुलिन ऐसा बनाना है जो कि हमारी बॉडी रिजेक्ट ना करे, और उसके अंदर हमारी डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाए, डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाए, साइड इफेक्ट्स भी ना हो, और उसके जो एनिमल इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी ना हो, और हमारे पास उसकी मेजॉरिटी अमाउंट जितना हमें चाहिए उतनी मिल जाए, बहुतायत में मिल जाए हमको। इंसुलिन हर एक सेकंड व्यक्ति दूसरा व्यक्ति डायबिटिक हो रहा है, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी मेडिसिन की वर्ल्ड वाइड सुनिश्चित हो, बीमार तक दवाई पहुंचे, सेफ पहुंचे, ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो, जल्दी खराब ना होने वाली हो, और ह्यूमन की इम्यूनिटी रिजेक्ट ना करे, बॉडी पर साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसे सारी की टेस्टिंग करके हमें अब आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको हमको सॉल्व करनी है समस्या, हमें इंसुलिन बनाना है। तो देखो क्या हुआ, एक एली लिली नाम की कंपनी ने 1980 से 83 के बीच में काम किया, 1980 से 83 के बीच में, 82 के बीच में, 83 के आसपास जाकर इन्होंने इन्होंने एक आविष्कार किया, और इन्होंने इसको इंसुलिन को बना दिया लेबोरेटरी में। तो हमारे साथ समस्या ये थी कि कैसे हम इंसुलिन बनाएं। तो किताब में लिखा हुआ है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और इंसुलिन की मैच्योरिटी तक उसको लेके जाना एक प्रॉब्लम थी, कि हमें एक तो उसकी चेन्स बनानी है, प्रोटीन की चेन बनानी है, उनकी असेंबलिंग कैसे करें, है ना, और उसको लेबोरेटरी में कैसे बनाएं, और ये हमारे साथ समस्या थी। तो हमने क्या किया, एली लिली सिंथेसाइज्ड ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक। एली लिली ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ये ह्यूमन इंसुलिन बनाया, इसको नाम दिया ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन नाम का ये एक सब्सटेंस बनाया गया, हार्मोन बनाया गया ह्यूमन इंसुलिन, और इसको इन्होंने आर्टिफिशियली जो बनाया नेचुरल तरीके से, पर आर्टिफिशियली बनाया, उसको कहा इन्होंने ह्यूमुलिन बनाया। किसी की बॉडी में नहीं बन रहा है, बॉडी से बाहर बन रहा है। तो ये क्या करता है, बैक सपोर्ट देता है बॉडी को। नॉर्मल इंसुलिन जो होता है हमारा धीरे धीरे सिंथेसाइज होता है, धीरे धीरे निकलता है बॉडी से। ये क्या करता है, बैक सपोर्ट देता है, यानी कि जो कमी रह जाती है, इंसुलिन कम बन रहा है, नहीं बन रहा है, थोड़ा बन रहा है, तो जो उसकी पूर्ति कर देता है, उसको उसकी कमी को पूरा कर देता है, ये बैक सपोर्ट देता है मेन इंसुलिन को, ठीक है। अब होता क्या है कि 1983 में एली लिली सिंथेसाइज्ड ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक। अब इन्होंने क्या किया, नॉर्मल ह्यूमन सेल से इन्होंने क्या किया, इंसुलिन बनाने वाली जीन निकाली। अब इंसुलिन के अंदर दो चेन होती है, मैंने बताया ना, प्रो इंसुलिन 3 चेन होती है, ए बी सी। मैच्योर इंसुलिन में सी चेन हट जाती है, 33 एमिनो एसिड हट जाते हैं, 21 और 30 51 एमिनो एसिड रह जाते हैं मैच्योर इंसुलिन के अंदर। तो हम डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन बनाएंगे। अब उसकी दो चेन है, ए और बी, ये हमें सिंथेसाइज करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इंसुलिन बनाने वाली जीन को आइसोलेट किया। नॉर्मल ह्यूमन सेल, देखो जीन जो होती है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है, बनता लेकिन ये पैनक्रियाज में। इंसुलिन नॉर्मल कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में बनता है इंसुलिन, बीटा सेल से बनता है। जीन चूंकि डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो जीन तो हर सेल में होती है। तो हमने कोई भी नॉर्मल ह्यूमन सेल लिया और उससे हमने क्या किया, ये हमने इंसुलिन बनाने वाली जीन निकाली, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाली। अब एक चीज देखो, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग चेन के एक डीएनए जो ए चेन बना रहा था, एक डीएनए जो बी चेन बना रहा, मतलब वो जीन जो ए डीएनए ए चेन बनाने वाला डीएनए या ए चेन बनाने वाली जीन और बी चेन बनाने वाली जीन डीएनए, ठीक है, समझ गए। दोनों जीन, एक जीन ए चेन बना रही होगी, एक जीन बी चेन बना रही होगी, भाई 3 चेन बनती है।
तीन चेन बनती है ए बी सी। अब ए और बी चेन बनाने वाली जीन हमने निकाली, ए चेन बनाने वाली और बी चेन बनाने वाली जीन निकाली। और हमने क्या किया, ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसको जोड़ दिया, ए चेन डीएनए को जोड़ दिया प्लाज्मिड भी, तो डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये जो जीन निकाली ये भी डीएनए, एक टुकड़ा है डीएनए का जो जीन कहलाता है, जिसको जो एक्सप्रेस करती है उसको हमने जोड़ दिया, ई कोलाई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। ऐसी बी चेन डीएनए को एक दूसरे प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। अब ये दोनों प्लाज्मिड हमारे कैसे बन गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए, चेंज हो गए दोनों, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया, पहले जीन आइसोलेट करी, ये तो करते थे हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ में जोड़नी है, होस्ट में इंट्रोड्यूस करनी है, 3 स्टेप का काम है। शुरू से सारी बातें जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ाई जा रही है सब में एक ही बात समझाई जा रही है बार-बार कि भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाओ, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ो, प्लाज्मिड क्या करता है भैया, कॉपी नंबर बनाता है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना देता है, बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको होस्ट में डालता है। अब ये हमने ए चेन के जीन को एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, बी चेन की जीन को एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, दोनों को हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। वो तरीका तो आप पढ़ चुके हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस में, कि कैसे इसको हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं तो कैसे इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेट बन गया, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेट। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेट हो गए, ये सेल ए चेन के लिए ट्रांसफॉर्मेट हो गया, ये सेल बी चेन के लिए ट्रांसफॉर्मेट हो गया, है ना। फिर हमने बताया था प्रोसेस, फिर उसको हम बड़े-बड़े जो एजिटेटर्स होते हैं, बड़े कंटेनर्स होते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ा था ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग 3 स्टेप तो होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कर लिया हमने। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या भैया, अब जो इसमें जो एक्सप्रेशन देगा यानी कि प्रोटीन की चेन बनाएगा ना, ए चेन बनाएगा और बी चेन बनाएगा, 2 चेन मिल जाएंगे हमको, आर्टिफिशियली मिल गई, बना तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहे हम, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म ही बना रहा है, लेबोरेटरी में अपने हाथ से नहीं जोड़ रहे हम एमिनो एसिड्स को, सिंथेटिक। इतना ही इसके अंदर आर्टिफिशियल ह्यूमन की मात्रा जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ह्यूमन कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे, वो इतना ही आर्टिफिशियल है कि ये आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है। यहाँ से ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा इससे हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, तो करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन की चेन ये बन गई, ये हमारी ए चेन हो गई, ए चेन, ये बी चेन हो गई, ये ए चेन हो गई, ये बी चेन हो गई। तो अब इतना काम तो हो गया कि हमारे पास ए चेन और बी चेन हमको मिल गई ह्यूमन इंसुलिन की, जो अब तक हमको जानवरों की इंसुलिन ह्यूमन को लगानी पड़ रही थी, हमारे पास ओरिजिनल ह्यूमन इंसुलिन की चेन आ चुकी है हाथ में। इंसुलिन की चेन निकल आई, प्रोटीन की चेन निकल आई, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बना नहीं रही है। अब बनाए कैसे, बात तो ये है कि ह्यूमन इंसुलिन बननी चाहिए ना। अब ये ह्यूमन इंसुलिन जब बन गई तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करके इसको डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ लिया। इसका प्रोसेस नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में कि कैसे जोड़ा, बस उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम थी इनको कंबाइन करने की, और प्रॉब्लम ये भी थी कि इसको बनाया कैसे जाए, चेन को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें ये हेल्प करी कि आर्टिफिशियली चेन बनाकर दे दी आपको। आप इस बात को समझो कि सी चेन का स्ट्रेच तो अब हमें अपने आप थोड़ी उसको हम पहले प्रो बनाएंगे उसके बाद में मैच्योर बनाएंगे, वो तो बॉडी का पार्ट था कि प्रो इंसुलिन बनती थी, वो समझाने के लिए बताया आपको कि प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन होती है, मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन होती है। लेकिन जब हम बना रहे हैं तो हम तो डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन बनाएंगे, वो तो बॉडी का पार्ट होता है। बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि बॉडी स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करती है, पहले प्रो इंसुलिन बनाती है, फिर इंसुलिन बनाती है, उसका अपना स्टेप है।
प्रोसेस है, शरीर के काम करने का तरीका है। लेकिन यहाँ तो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो हम सी चेन ये थोड़ी पहले जोड़ेंगे कि उसको हटाएंगे, तो सी चेन का तो मैटर ही नहीं है यहाँ पर कुछ, ए और बी चेन का मैटर है। तो ये मेरे पास ए चेन आ गई, ये मेरे पास बी चेन आ गई। ए चेन में 21 एमिनो एसिड थे, बी चेन में हमारे पास 33 एमिनो एसिड थे। तो ये इस प्रकार 51 एमिनो एसिड की मेरे पास ह्यूमन इंसुलिन बन गई। डाइसल्फाइड ब्रिज से मैंने इसको जोड़ लिया लेबोरेटरी में, प्रोसेस से मेरे पास चेन आ गई, तो इसकी बॉन्डिंग बची रह गई इसके बीच की, वो हो गई, वो हमने करा ली। एली लिली ने कराया इसका काम। अभी भी इसकी बहुत हाई पोटेंसी की मार्केट में इंसुलिन आती है, 100 यूनिट वाली आती है, 500 यूनिट वाली आती है, कई तरह की इंसुलिन ह्यूमलिन मिलती है मार्केट में, जो कि अलग अलग टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरीके के डायबिटिक पेशेंट के ऊपर अप्लाई करी जाती है। तो यहाँ पर ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि मैंने आपको इंसुलिन का कांसेप्ट बताया और बायोटेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर रही है, ये मैंने आपको बताया। इंसुलिन बनाने में यूज इन मेडिसिन, पहले मैंने बताया नॉर्मल इंसुलिन कैसे बनती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनक्रियास से बनती है, उसमें क्या कमी हो जाती है, ह्यूमन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, इंसुलिन कम बनने लगती है पेनक्रियास के कम काम करने की वजह से। 1 से 2% ही हमारे अंदर एंडोक्राइन टिश्यू होता है पेनक्रियास के अंदर, एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसी से ये इंसुलिन बनाते हैं। 3 तरह के सेल होते हैं, उसमें से बीटा सेल बनाते हैं। अब जब नहीं बन रही है, कम बन रही है, तो कैसे बनाएं? उस पेशेंट को इंसुलिन की सप्लाई कैसे करें? उसको इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाने के लिए और उसकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन चाहिए, बनाए कैसे? हर एक दूसरे में। अब ये एक बार में इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा कितनी भी इंसुलिन बना सकते हो आप, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है ना। आप दही जमाते हो ना, जरा सी कटोरी दही में लाखों करोड़ों स्पोर होते हैं बैक्टीरिया के, इतनी सी कटोरी दही के अंदर। तो वो आपके दूध को 2-4 घंटे में दही जमा देते हैं। अब क्या कोई कमी थोड़ी है दही के देश के अंदर, कितना भी दूध है और दही जो है जमाए जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि हमें कमी है कुछ कि हम कैसे करेंगे। इसी तरह से वातावरण में बैक्टीरिया की कमी थोड़ी है, खूब बैक्टीरिया मौजूद है, तो आप इंसुलिन कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ 2 बातें हो गई, इंसुलिन सेफ है, इंसुलिन की प्रचुर यानी कि मेजर अमाउंट में आप कितनी मात्रा में बना सकते हो इंसुलिन, क्योंकि बैक्टीरिया से बना रहे, सेफ है, नेचर फ्रेंडली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको निकालकर केवल डाइसल्फाइड ब्रिज से असेंबल करने वाला पॉइंट था, असेंबल हो गया, ह्यूमलिन बन के तैयार हो गई। ये मेरे हिसाब से आरडीएनए से इंसुलिन का टॉपिक हमारा यहाँ पूरा होता है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।